जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे इंग्लिश लिटरेचर में फॉर क्लास 12 फ्लैमिंगो बुक से लेसन नंबर 1, क्योंकि फर्स्ट लेसन है प्रोज का और इसका नाम है द लास्ट लेसन। लेसन नंबर 1 है लेकिन लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा कि ये उस जमाने की स्टोरी है, उस जमाने की कहानी है जब जर्मनी और फ्रांस में वॉर चल रहा था। व्हेन देयर वाज ए वॉर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस, हिटलर की जो फोर्सेस थी उन्होंने कुछ जर्मन के एरिया पे, जो फ्रांस के एरिया पे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट से, जो जर्मन के अधीन होने वाले थे, जो जर्मन के अंडर में आ चुके थे, और वहां ऑर्डर जारी हो गया था कि अब आज से फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो इसमें जो टीचर होते हैं एम हैमल, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, वो बहुत सिंसियर टीचर हैं। उन्होंने 40 इयर्स की मेरिटोरियस सर्विस की है, बहुत ही अच्छी सेवा की है टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा लोगों को सिखाया है, फ्रांस के लोगों को। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है अल्सेस और लॉरेन, यहाँ अल्सेस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। वहाँ एक स्कूल की जो है, स्कूल का सीन है। उस स्कूल में एम हैमल नाम के टीचर हैं, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं लोगों को। और उनमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम है फ्रांस, फ्रांस, ठीक है। तो अब उनको ये मालूम पड़ता है, बुलेटिन बोर्ड पर आदेश आ गया है कि आज के बाद यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। अब इस बात को लेकर फ्रेंच के जो टीचर हैं एम हैबल, उनको बहुत दुख है कि आज के बाद हम अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। आगे समझे बैकग्राउंड। और उनको दुख इस बात का होता है कि जब लैंग्वेज सीखने का टाइम था, और ऑफ कोर्स हमारे सबके साथ होता है, लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जब अच्छा समय होता है तब उसकी कीमत नहीं समझते हैं, लेकिन जब समय हाथ से निकल रहा होता है, जब टाइम हाथ से गुजर रहा होता है, तो उस समय हमें समय की कीमत याद आती है। अब उन्होंने उस समय लैंग्वेज नहीं सीखी, अपनी लैंग्वेज सीखने की कोशिश नहीं की, गांव वालों ने या स्टूडेंट्स ने। लेकिन अब उनको जब मालूम पड़ा कि जर्मन लैंग्वेज का आज लास्ट लेसन है, इसके बाद जर्मन हम अपनी अपनी भाषा ही नहीं पढ़ पाएंगे, अपनी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ पाएंगे, हमें जर्मन पढ़नी पड़ेगी। हम अपनी भाषा फ्रांस में लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, हमें जर्मन ही पढ़नी पड़ेगी। तो अब उनको इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। तो ये जो लास्ट लेसन हो रहा है लैंग्वेज का, फ्रेंच लैंग्वेज का, एम हेमल साहब है जो कि टीचर है, वहाँ सिखा रहे हैं। तो उस समय जो गांव के लोग हैं, जो अब स्कूल के दिनों में नहीं पढ़े थे अपनी लैंग्वेज को, आज ये सोच के आ रहे हैं चलो आज लास्ट डे है, आज तो कम से कम अपनी लैंग्वेज का कुछ तो सीखने हैं। तो इसलिए वो गांव के लोग भी हैं, विलेज के लोग भी हैं कुछ, वो पीछे आके क्लास में बच्चों के साथ बैठ जाते हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पर वो सीन है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें फ्लैमिंगो जो बुक प्रोज की है, उसमें द लास्ट लेसन नाम का फर्स्ट लेसन है, और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको सिखाए जाएंगे। सीखते रहिए मेरे साथ।
Number one question in the last lesson. In the last lesson नाम है इसका, ठीक है. In the last lesson, which countries were fighting war? कौन कौन से देश थे जो युद्ध लड़ रहे थे? इसका रिप्लाई आपको लिखना है, आंसर देना है. In the last lesson, the scene is set in the days of Franco-Russian War. Franco-Prussian War. Franco-Prussian War. ये जो सीन है ये फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय का सीन है. द वॉर वॉज बीइंग फॉट. वॉर लड़ा जा रहा था, युद्ध लड़ा जा रहा था बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हो रहा था. किसके बीच में हो रहा था? फ्रांस और जर्मनी के बीच में. तो ये आंसर हो गया आपका शॉर्ट आंसर. जब आपका एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो 4 आते हैं, 4 या 3 या 4 आते हैं. उनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है. तो अगर 2 आपने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे. यू विल गेट 8 मार्क्स आउट ऑफ 4 और 3 क्वेश्चंस. इफ यू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस यू विल गेट 8 मार्क्स. 8 नंबर का होता है, ठीक है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है. आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन समझिए. व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड क्या था? बुलेटिन बोर्ड था उन दिनों में रेडियो या संचार के अन्य माध्यम अधिक उपलब्ध नहीं थे. तो क्या सूचनाएं जो होती थी, सरकार की सूचनाएं या समाचार होते थे या ऑर्डर्स होते थे गवर्नमेंट के लोगों के लिए, वो एक सेंटर प्लेस पर मेन प्लेस होता था, सेंटर प्लेस होता था, वहां पर एक बोर्ड लगा होता था, बुलेटिन बोर्ड, समाचार बोर्ड लगा होता था बड़ा सा. उस बुलेटिन बोर्ड पर उस दिन के मुख्य ऑर्डर्स और समाचार दिखा जाते थे. जो मेन ऑर्डर्स हैं, मान लो कोई आदेश आया सरकार की तरफ से या कोई समाचार है, तो उस बुलेटिन बोर्ड पे, यानी समाचार बोर्ड, बुलेटिन मीन समाचार, तो समाचार बोर्ड जो होता था, समाचार पट्ट होता था, उस पर लिखे जाते थे. तो व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? वो क्यों इम्पोर्टेंट था, वो कैसे इम्पोर्टेंट था? बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो कैसे इम्पोर्टेंट था? अभी आपको इसका आंसर लिखना है, साथ में नोट भी कर लो, समझ लो और नोट भी कर लेना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेस. वो फिक्स कहाँ होता था? मेन स्थान पर, जहां पे भीड़ होती थी, क्राउडेड प्लेस, जहां अधिक लोग इकट्ठे होते थे, जैसे बाजार हुआ, मेन मार्केट हुआ, वहां ऐसी जगह पर फिक्स किया जाता था बोर्ड, वो लगाया जाता था, प्लेसेस. एंड वॉज द ओनली मीडियम. केवल एक ही मीडियम था, इसी माध्यम से समाचार, न्यूज या मैसेज दिए जा सकते थे. द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस एंड न्यूज टू द कॉमन मास. आम जनता के लिए, कॉमन मास मतलब आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए मैसेज या न्यूज या ऑर्डर्स कुछ भी होते थे, वो बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से ही पहुंचाए जाते थे, उनको कन्वे किए जाते थे, और कोई साधन नहीं था. रेडियो प्रसारण उस समय ज़्यादा नहीं था, इतना नहीं था. और जो समाचार पत्र थे हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते थे, समाचार पत्र भी नहीं थे, ना के बराबर थे. इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन. यही
संचार का एक यही माध्यम था, ओनली द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, केवल यही साधन था जिससे लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकती थी। सो इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द पीपल। अधिकारियों के बीच में और लोगों के बीच में, जनता के बीच में यही एक माध्यम था, बुलेटिन बोर्ड। इसी के माध्यम से समाचार दिए जाते थे या मैसेज दिए जाते थे। What did M. Hamel say when French reached the school? जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हैमल ने उनको क्या कहा? एम हैमल कौन थे? टीचर थे, जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। आंसर है इसका, when French reached the school, M. Hamel saw him. जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमल ने उसको देख लिया। एंड सैड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से कहा, बहुत दया से कहा, टू गो टू हिज प्लेस, अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। बड़े आराम से उसको अपने स्थान पर जाने के लिए कहा, क्विकली, जल्दी से जाने के लिए कहा, जल्दी से जाके अपने सीट पर जाओ। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, क्योंकि वो उसके बिना ही शुरू करने वाले थे, इसलिए उसको बोला कि जल्दी से जाओ और सीट पर बैठ जाओ। अगर वो नहीं आता तो भी क्लास शुरू हो जाती। आगे समझिए, नोट कर लो, अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। व्हाट वाज फ्रांस एप्रीहेंसिव ऑफ? फ्रांस को किस बात का डर था, किस बात का भय था, चिंता थी? उसको चिंता थी, किस बात की थी फ्रांस को? जो फ्रेंच स्टूडेंट था उसको किस बात की फिक्र थी? फ्रेंच टीचर हैड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर अ लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच के जो टीचर थे उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला था कि एक लेसन तैयार करना है पार्टिसिपल्स के ऊपर। उनको बोला था कि पार्टिसिपल्स से सीख के आना है, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो है वो सीख कर आना है। बट फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम, लेकिन फ्रेंच को कुछ भी नहीं आता था, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था। मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी इसे, ही वॉज लेट फॉर स्कूल। एक तो उसको रूल्स नहीं आते थे पार्टिसिपेंट्स के, दूसरी बात वो स्कूल के लिए लेट भी हो गया था, लेट पहुंचा था स्कूल में, तो उसको और ज्यादा डर था। सो ही वुड बी स्कॉल्डेड बाय द टीचर, इसलिए उसको लग रहा था कि उसको टीचर के द्वारा डांट पड़ेगी। स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड बाय द टीचर। यहां देखिए, वुड बी स्कॉल्डेड बाय द टीचर, बाय द टीचर लिखा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ये वाला जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। ही वुड बी स्कॉल्डेड बाय द टीचर, उसको डांट पड़ेगी टीचर की, उसको डर था। दिस ही वॉज एप्रीहेंसिव ऑफ, उसको इसी बात का डर था। एप्रीहेंसिव मीन्स भय था या डर था या चिंता थी, इसी को इसी बात की चिंता थी कि एक तो उसको रूल्स नहीं आते हैं पार्टिसिपेंट्स के, और दूसरी बात वह स्कूल में लेट पहुंच रहा है, इस बात की उसको चिंता थी कि मुझसे डांट पड़ेगी, अब मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। गॉट इट? लिख लिया, नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द पीपल इन एल्सेस, एल्सेस जो डिस्ट्रिक्ट था, जहां की स्टोरी है, जहां की कहानी है, हाउ डिड द पीपल इन एल्सेस पुट ऑफ लर्निंग? पुट ऑफ मतलब आगे बढ़ा देना या टाल देना। बोलते हैं आज नहीं करेंगे काम, बाद में कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं टाल देना, इसको बोलते हैं पुट ऑफ, स्थगित कर देना। तो किस तरीके से लोग लर्निंग को सीख, अपनी खुद की भाषा सीखने के लिए जब मौका मिलता था तो उसको आगे टाल देते, बाद में देखेंगे, ऐसे बोलते बाद में देखेंगे, अभी अभी कौन सी जरूरत है। तो ये आदत बहुत खराब होती है।
तो उस समय उन्होंने वो चीज को आगे बढ़ा दिया, टाल दिया उसको, और अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाए। आंसर है इसका, द पीपुल इन एल्सिस डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन, डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने, वहां के लोगों ने अपनी खुद की भाषा सीखने पे, खुद की लैंग्वेज सीखने पर ध्यान नहीं दिया। द पीपुल इन एल्सिस डिड नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, दे थॉट दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। उन्होंने क्या सोचा, उनके पास बहुत सारा समय है, अभी तो, अभी कौन सी जल्दी है, अभी बहुत सारा समय है। तो प्लेंटी ऑफ टाइम होता है बहुत सारा समय। बोले अभी तो बहुत टाइम है, अभी अभी क्या करें सीख के। जो बच्चे आगे इस चीज को सोचते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, पोस्टपोन करते हैं या उसको पुट ऑफ करते हैं, वो नहीं सीख पाते। तो हमें अपने काम को कभी आगे नहीं टालना चाहिए, उसको वही करना चाहिए। दे थॉट दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एंड दैट दे वुड लर्न टू टुमारो। उन्होंने सोचा आज नहीं तो कल सीख लेंगे, ऐसे ही होते 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 आगे बढ़ता गया, आज का कल होता गया और वो नहीं सीख पाए। दैट दे वुड लर्न टुमारो, वो बाद में सीख लेंगे, आने वाले कल में सीख लेंगे। दिस इज हाउ दे पुट ऑफ देयर लर्निंग, इस तरीके से उन्होंने अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा दिया, यानी टाल दिया। अपनी सीखने की प्रक्रिया को उन्होंने आगे टाल दिया, उस समय उन्होंने नहीं सीखा। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आप लिखवा रहा हूं, और आप समझिए और लिखिए। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप समझ लें एक बार फिर से, एंड आई विल टेल यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एम हैमल प्रेज फ्रेंच लैंग्वेज? एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं? तो इसका आंसर है, एम हैमल इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज। एम हैमल अपनी भाषा को बहुत प्यार करते हैं, भाषा प्रेमी है वो, लैंग्वेज प्रेमी है, लैंग्वेज उनके लिए सब कुछ है। एम हैमल इज अ ग्रेट लैंग्वेज ऑफ हिज, a great lover of his language. He says that French is the most beautiful language in the world. वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। He says that French language is the most beautiful language in the world. सबसे अधिक खूबसूरत भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, ऐसा एम हेमल का मानना है, ऐसा वो मानते हैं। इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, ये क्लियरेस्ट भी है, सबसे अधिक साफ भी है, और सबसे अधिक लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिक के साथ है, तर्क संगत भाषा है, और सबसे अधिक स्पष्ट भाषा है, ऐसा एम हैमल का मानना था। वो कहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे अधिक स्पष्ट और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियर है, सबसे अधिक क्लियर है और लॉजिकल है। M. Hamel is a great lover of his language. He says that French is the most beautiful language in the world. It is the clearest and the most logical language of the world. तो आप इसको नोट कर लें, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, 6 नंबर। नाउ अब 7th नंबर का क्वेश्चन समझिए। Why were the villagers sitting on the back benches of the class that day? उस दिन, जिस दिन लास्ट लेसन हो रहा था फ्रेंच लैंग्वेज का, उस दिन कुछ ग्रामीण लोग थे, विलेजर्स लोग थे, वो
पिछली बेंचों पर बैठे हुए थे, बच्चों के पीछे वो बेंचों पर बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? वॉट वॉज द रीजन? क्या कारण था? तो इसका आंसर में आप इस तरह से लिखेंगे, द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास एज दे फेल्ट सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ग्रामीण लोग जो थे वो क्लास में पीछे की बेंचेस पर इसलिए बैठे हुए थे कि वो उनको दुख हो रहा था, उनको अफसोस हो रहा था कि वह स्कूल क्यों नहीं गए। अपने स्कूल के दिनों में जब उनका समय था तो समय रहते वो स्कूल क्यों नहीं गए, इस बात का उनको दुख था। आगे समझ में, द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास एज दे फेल्ट सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। दे ऑल्सो wanted to thank एम हैमल। और दूसरा रीजन था कि वो एम हैमल को धन्यवाद देना चाहते थे। दे wanted to thank एम हैमल फॉर हिज लॉन्ग एंड फेथफुल सर्विस। उनकी लंबी सेवा के लिए और वफादार सेवा करने के लिए, वफादारी से सेवा करने के लिए एम हैमल को वो धन्यवाद देना चाहते थे। गांव के लोग, ग्रामीण लोग थे, वो उनको धन्यवाद देना चाहते थे। इसका आंसर क्लियर हो गया? नाउ 8th number question, how did M. Hamel wish his country before the close of the class? एम हैमल ने अपने देश को कैसे सम्मान दिया, उसको कैसे अभिवादन किया? विश माने अभिवादन करना है, तो अपने देश के प्रति अभिवादन है उन्होंने कैसे व्यक्त किया? एम हैमल आगे है टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, चौक का पीस उन्होंने हाथ में लिया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति को समेटा उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा। फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, वाइवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। तो फ्रांस हमेशा आगे बढ़ता रहे। उन्होंने इस तरह से अपने देश के लिए सम्मान व्यक्त किया। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ अभी आपको कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, वो भी आपको समझना है और नोट करना है, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है ना? आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे, उनको नोट किया होगा, आपने समझा भी होगा। इसके साथ इसी लेसन में कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आते हैं तो लिखने पड़ते हैं इनके आंसर। सही तरीके से आप उनको समझ लें और समझने के बाद उसको अपने नोटबुक में नोट भी कर लें और इनको बार बार सीखने की प्रैक्टिस करें, लर्निंग प्रैक्टिस करें। आंसर कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए। अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपने अच्छे से लिखा है तो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। 2 में से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसके 7 मार्क्स होते हैं, 7 नंबर होते हैं। एक 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसको अगर बार बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। हम्म, तो मैं बता देता हूँ आपको, द लास्ट लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, why was Franz running towards the school that day? फ्रांज उस दिन स्कूल की तरफ दौड़ कर आ रहा था। क्यों दौड़ के आ रहा था? आपने लेसन स्टडी किया हुआ तो उसमें आपने समझने की कोशिश की होगी कि फ्रांज क्यों स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहा था। क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट डिड ही नोटिस ऑन द वे? और उसको रास्ते में क्या मिला? उसने क्या देखा, क्या नोटिस किया? तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपको 60 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, 50 टू 60 वर्ड्स। तो इसका आंसर इस तरह से है, इसको समझें। फ्रेंड्स वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल दैट डे बिकॉज ही स्टार्टेड टू स्कूल वेरी लेट। रीजन क्या था? वो स्कूल की तरफ क्यों दौड़ लगा रहा था? व्हाट वाज द रीजन? तो पहला रीजन था बिकॉज ही वाज वेरी लेट। वो लेट हो गया था, देर हो गई थी उसको। जब देर हो जाती है तो दौड़ना पड़ता है समय से पहुंचने के लिए। Franz was running towards the school that day because he started to school very late. He was in the fear of getting scolded. उसको ये था कि मुझे डांट न पड़े, उसको डर था fear of getting scolded। दूसरा रीजन था fear of getting scolded। scold means डांट, फटकार। तो उसको एक तो डर था कि लेट हो गया है, दूसरा रीजन था कि उस पर डांट ना पड़े। डर था उसको, भय था। बाय एम हैमल, जो उनके टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे, एम हैमल, उनका डर था कि वो कहीं डांटे नहीं, स्कॉल्ड न करे। द टीचर वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। टीचर एम हैमल थे, वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछने वाले थे। उन्होंने बच्चों को पहले से ही बोला था कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स आप सीख के आना और यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, क्लास में पूछे जाएंगे। तो ये भी उसको डर था। द टीचर वॉज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल पे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले थे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो इवन द बेसिक ऑफ द पार्टिसिपल्स। उसको बेसिक भी नहीं आता था, पार्टिसिपल्स की बेसिक जो रूल्स होते हैं वो भी नहीं आ रहा था। बेसिक रूल्स भी उसको नहीं पता था। फिर क्या करेगा वो? व्हाट ही विल डू? ही विल हैव टू फियर। तो इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट। तो ये तो रीजन हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है व्हाट डिड ही नोटिस ऑन द वे। वो रास्ते में आ रहा था तो उसको क्या लग रहा था? तो उसका पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर है, इट वाज सो वार्म एंड ब्राइट। बाहर बहुत गर्म था, वार्म मीन्स गर्म था और धूप निकल रही थी, चमचमाती धूप थी बाहर। ही नोटिस्ड ऑन द वे, और उसने रास्ते में नोटिस किया। क्या नोटिस किया? द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, एज मीन्स होता है किनारा, एंड। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल, जंगल था उसके किनारे पर बर्ड्स आवाज निकाल रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड, और क्या देखा उसने कि जो सामने खुला हुआ मैदान था, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, बैक ऑफ द सॉमिल, जो आरा आरा मशीन थी। सॉमिल, सॉमिल होता है आरा मशीन, आरा मिल।
द प्रशियन सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे प्रशिया के, दे वर प्रैक्टिसिंग ड्रिल, वो ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी मार्चिंग कर रहे थे। वो मिलिट्री मूवमेंट्स होते हैं उनमें एंगेज थे वो। तो इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द प्रशियन सोल्जर्स वर practicing the drill. आगे आवाज समझ में, इसको नोट कर सकते हैं। Franz was running towards the school that day because he started to school very late. He was in the fear of getting scolded by M. Hamel. The teacher was going to ask questions on participles, and Franz did not know even the basic of the participles. It was so warm and bright. He noticed on the way that the birds गा रही थी, गीत गा रही थी। They were chirping. Birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill. The Prussian soldiers were practicing drill. So this is the answer. You can note it down in your notebook. Now we can move on to the second question. दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ लेते हैं। What happened at last? अंत में क्या हुआ? लेसन का जब अंत हुआ, लेसन खत्म होता है, तब क्या हुआ? How did M. Hamel end the class? उन्होंने क्लास कैसे समाप्त की? At last the church struck 12. 12 बजे की घंटी बजी। 12 बजे स्ट्राइक किया। चर्च की जो होती घड़ी होती, चर्च की घड़ी होती है, उसने 12 बजे का घंटा बजाया। देन एंजल्स, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन सोल्जर्स। और ट्रम्पेट्स क्या होता है? जो उनका जो बैंड बजता है, बाजा बजता है, सोल्जर्स जब ड्रिल कर रहे होते हैं, उनका बैंड बजता है, उसकी ध्वनि आ रही थी। एंड द ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे तो उनका बैंड बज रहा था, आवाज आ रही थी। साउंडेड अंडर देयर विंडोज, उनकी विंडोज के पास में साउंड कर रहा था, आवाज कर रहा था। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमल उठ के खड़े हो गए। ही लुक्ड वेरी पेल, वो कैसे दिख रहे थे? पेल, वेरी पेल, पीला चेहरा हो गया था चिंता की वजह से। ऐसे लगता था शरीर से खून सूख गया है, क्योंकि शायद उन्होंने सोच लिया लास्ट समय इस क्लास का है, इसके बाद हमें अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उनका चेहरा चिंता की वजह से पीला पड़ गया था। पेल मीन्स पीला। ही ट्राइड टू से समथिंग, उन्होंने कुछ कहना चाहा, बट हिज थ्रोट चोक्ड, लेकिन उनका गला रुध गया, जाम हो गया गला। चोक्ड मतलब जाम हो गया। हिज थ्रोट चोक्ड। ही वॉज अनेबल टू स्पीक ड्यू टू, वो बोल नहीं पा रहे थे, किसी कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, द पेन ऑफ लीविंग द स्कूल, दर्द से उनके मन में था कि स्कूल छोड़ना पड़ेगा। एंड द लास्ट डे एट द टाउन, और जो टाउन भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी लास्ट डे था वहां पे, टाउन पे उनका लास्ट डे था, वो शहर भी छोड़ना पड़ेगा, जहां वो थे वो कस्बा भी छोड़ना पड़ेगा। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टुक ए पीस ऑफ चॉक, एक चॉक का पीस लिया। एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। वाइवला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। ये उनकी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है ये। वाइवला फ्रांस इंग्लिश नहीं है ये, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था वाइवला फ्रांस, प्लस फ्रांस की जय हो या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड, उसके बाद वो रुक गए और उनका सिर उन्होंने दीवार से टिका दिया। लीन्ड मतलब टिका दिया, अपना झुका दिया, उनका सिर दीवार से टिक गया। अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले हुए, मेड ए जेस्चर, उन्होंने
संकेत दिया, जेस्चर मीन्स संकेत दिया टू देम, विद हाथ से ही संकेत दिया, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया, अब आप जा सकते हो। तो these are your long answer questions that you have to understand and you have to note it down in your notebook also. ये आपको नोट डाउन भी करना है और समझना भी है, और आगे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लिखना, उनके आंसर्स लिखना आपको आना चाहिए। तो इट्स वेरी नाइस क्लास, आई होप एंड यू ऑल विल लाइक इट। इसको आपको अच्छा लगा हुआ, आपने लाइक किया हुआ इसको, और अगले क्लास में फिर कुछ और अच्छा बताएंगे अगले लेसन के बारे में। नेक्स्ट जो लेसन होगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस पूरी क्लास को आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सबको आप ठीक से नोट कर लें, ठीक से समझ लें और ठीक से लिखना सीखें। अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय देन, थैंक यू।